गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं एम बलडोदिया। प्लांट फिजियोलॉजी हम डिस्कस कर रहे हैं और आज हम लेक्चर नंबर 76 से शुरू करेंगे मिनरल न्यूट्रिशन। क्लियर? इस माइनर में आपके मिनरल न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन इन प्लांट्स है, रेस्पिरेशन इन हायर प्लांट्स। तो सेलुलर रेस्पिरेशन एग्जैक्टली आप उसको कह सकते हैं। मिनरल न्यूट्रिशन और सेलुलर रेस्पिरेशन स्टूडेंट्स हम इसमें डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 76। क्लियर? तो देखिए मिनरल न्यूट्रिशन क्या है और मिनरल्स क्या है। आप ये जानते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स को यूज करती हैं, यूटिलाइज करती हैं। ठीक है, इसमें सम एलिमेंट्स आर एसेंशियल, सम एलिमेंट्स आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ये जो एलिमेंट्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, या फिर आप ये कह रहे हैं एसेंशियलिटी इनकी है, एसेंशियल हैं, ये एलिमेंट्स एग्जैक्टली मिनरल न्यूट्रिशन की कैटेगरी में रखे जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि जितने सारे न्यूट्रिएंट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज करते हैं वो सब मिनरल फॉर्म्स में मिलते हो, कुछ एक नॉन मिनरल फॉर्म भी कहे जा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले नॉन मिनरल फॉर्म में हम मेंशन कर रहा हूं नॉन मिनरल्स। नॉन मिनरल्स वो हैं जिनको सॉइल से या सॉइल रिजर्वायर से ऑब्टेन नहीं किया जाता। स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन को ऑब्टेन करने के लिए बेसिकली CO2 एटमॉस्फेयर में सोर्स है, ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में एटमॉस्फेयर से ली जाती है, और इसके अलावा H2O जो हम रिसीव करते हैं उससे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आप कहेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज करते हैं। तो एग्जैक्टली ये जो एसेंशियलिटी है इन मिनरल न्यूट्रिएंट्स की, एसेंशियलिटी क्यों है, इस चैप्टर में हम ये डिस्कस करेंगे। एसेंशियलिटी का एक क्राइटेरिया है क्यों लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए मिनरल्स जो हम एसेंशियल कह रहे हैं वो एसेंशियल क्राइटेरिया में शामिल किए जाएं, इन्वॉल्व किए जाएं, और उसके बाद पर्टिकुलर एलिमेंट्स का एग्जैक्टली लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या रोल है, उसके मेटाबॉलिक एक्शन में, उसके मेटाबॉलिक एग्जिस्टेंस में, और लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल में न्यूट्रिएंट्स का क्या रोल है, ये सब बातें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये नॉन मिनरल्स है। मिनरल्स कौन से होंगे? तो मिनरल्स आप कहेंगे बेसिकली वो होंगे, मिनरल्स वो होंगे जो सॉइल रिजर्वायर से ऑब्टेन किए जाते हों। मिनरल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम सॉइल रिजर्वायर, ये स्टूडेंट्स सॉइल रिजर्वायर से ऑब्टेन किए जाते हैं। इन मिनरल न्यूट्रिएंट्स को यूज कर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना सर्वाइवल कैसे मेंटेन करती हैं? तो जैसे देखिए नेचर का एक बेसिक सीक्वेंस हम डिस्कस कर लेते हैं। प्लांट्स फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी करते हैं। ये जो प्लांट्स की फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी है, इससे आप ये कहेंगे प्लांट्स ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस करते हैं। प्लांट्स ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस करते हैं, और ये जो ऑर्गेनिक मैटर है स्टूडेंट्स, और पर एग्जैक्टली फिर आप कह दीजिए डिपेंडेंसी एनिमल्स की है। और ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों जब डेड हो जाते हैं तो यहां से मैं ये कह सकता हूं जो डीकम्पोजर्स हैं, जब ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों डेड हो जाएंगे तो जो डीकम्पोजर्स हैं, ये डीकम्पोजर्स डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड कर देते हैं। यहां डीकम्पोजर्स जब डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करते हैं तो आप ये कहेंगे यहां से मिनरल्स या मिनरल एलिमेंट रिलीज होते हैं। ये मिनरल एलिमेंट्स जो रिलीज होते हैं ये सॉइल रिजर्वायर में आ जाएंगे, और यहां से एग्जैक्टली आप ये कह सकते हैं प्लांट से इसको अपटेक में ले आते हैं। ठीक है, सॉइल से मैं लिख रहा हूं अपटेक बाय। हमें देखिए यहाँ कुछ साइकिल भी पढ़नी है, जैसे नाइट्रोजन साइकिल आपको दे रखा है, अपटेक बाय प्लांट्स। ये मिनरल्स प्लांट्स फिर से अपटेक करता है। प्लांट्स ऑर्गेनिक मैटर बनाने के लिए, अपने मेटाबॉलिक एग्जिस्टेंस के लिए इन न्यूट्रिएंट्स को यूज करता है।
सॉयल रिजर्वायर में न्यूट्रिएंट्स पड़े हैं, तो एक बेसिक बात समझिए आप, हमने ये कहा कि इन एनिमल्स के लिए भी ये न्यूट्रिएंट्स जो है वो एसेंशियल हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एसेंशियल है, आपके लिए मेरे लिए एसेंशियल है। लेकिन क्या सॉयल रिजर्वायर से डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं? सॉइल में मिनरल्स प्रेजेंट है तो क्या सॉइल सैंपल या सॉइल की कोई भी क्वांटिटी या फॉर्म सीधा खा सकते हैं? हालांकि बचपन में ऐसे एक्सपेरिमेंट्स आपने किए होंगे किसी ने, लेकिन ऐसा नहीं है। आप उस टाइम इतने अवेयर नहीं थे कि न्यूट्रिएंट्स को इंटेक करने के लिए मिट्टी खाते थे। एग्जैक्टली सॉयल रिजर्वायर से या सॉइल से जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स यूज कर सकता है वो प्लांट्स हैं, और बाकी के जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, सॉइल रिजर्वायर से प्लांट्स जो है वो मिनरल को अपटेक करता है और इन मिनरल्स को यूज किया जाता है। एनिमल्स जो हैं यहाँ आप जानते हैं कंज्यूमर्स कहे जाते हैं, प्लांट्स जो हैं वो स्टूडेंट्स प्रोड्यूसर्स कहे जाते हैं, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं या माइक्रोब्स हैं, स्पेसिफिकली बैक्टीरिया, ये माइक्रोब्स यहाँ डिकम्पोजर कहे जाते हैं। तो प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रोब्स का ये जो कॉम्बिनेशन है नेचर में, ये मिनरल साइक्लिंग को बना रहा है। ये आप देखिए इस तरीके से मिनरल्स की साइक्लिंग हो रही है। अब प्लांट्स में यूटिलाइजेशन क्या है? तो जैसे देखो कुछ बेसिक एक्टिविटीज को हम डिस्कस करते हैं। यहाँ आपने फोटोसिंथेसिस लिखा है, इस फोटोसिंथेसिस को ही थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी में, फोटोसिंथेसिस है, इस फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी में कुछ मिनरल एलिमेंट्स का रोल है। देखिए सबसे पहली बात तो आप ये कह सकते हैं H2O जो है इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में रिक्वायर्ड है एज हाइड्रोजन डोनर, रिक्वायर्ड एज हाइड्रोजन डोनर, हाइड्रोजन डोनर के फॉर्म में ये रिक्वायर्ड है। क्लियर? आप कहेंगे इसकी जब स्प्लिटिंग होती है तो मैग्नीज और क्लोराइड, ये मैग्नीज और क्लोराइड वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स में स्टूडेंट्स ये पार्टिसिपेट करते हैं। वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स में ये स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। क्लियर? इसके अलावा आप कह सकते हैं ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसाइज करने के लिए फोटोसिंथेसिस में स्पेसिफिकली रूबिस्को एंजाइम एक्टिविटी करता है। देखिए जो डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स हैं, इन एंजाइम्स में एक्टिवेटर के फॉर्म में, इन एंजाइम्स के एक्टिवेटर के फॉर्म में बहुत सारे मिनरल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। मिनरल न्यूट्रिएंट्स का रोल होता है। जैसे कुछ एंजाइम्स की बात पहले कर लेते हैं। आपने कहा रूबिस्को एंजाइम है, रूबिस्को के अलावा आप अगर यहाँ देखेंगे तो रेस्पिरेटरी एक्टिविटी में आप जानते हैं बहुत सारे एंजाइम्स यूज होते हैं। N2 फिक्सेशन प्लांट में एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, उसमें नाइट्रोजनेज एंजाइम है। नाइट्रोजनेज एंजाइम का स्पेसिफिक रोल है N2 फिक्सेशन में। नाइट्रोजनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस अगर आप देखें तो 10 स्टेप्स हैं, एंजाइमेटिक स्टेप्स हैं सारे, और आप जानते हैं कि ये जो एंजाइम्स हैं, इन एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए एलिमेंट्स या मिनरल एलिमेंट्स एक्ट एज एक्टिवेटर। ठीक है? तो एलिमेंट्स जो हैं वो एक्टिवेटर के फॉर्म में यूज होते हैं। अब जैसे रूबिस्को एंजाइम स्टूडेंट्स जो आपने लिखा है, इसके लिए आप जानते होंगे मैग्नीशियम जो है वो स्पेसिफिकली एक्टिवेटर के फॉर्म में यूज होता है। इसी तरीके से नाइट्रोजन एंजाइम की बात अगर आप करें तो ये मॉलिब्डेनम आयरन कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट करता है। एल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेज इंपॉर्टेंट एंजाइम में फर्मेंटेशन की एक्टिविटी होती है। आप जानते हैं वहाँ जिंक जो है वो एग्जैक्टली एक्टिवेटर होता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे जिनको फर्दर हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए हम यहाँ सबसे पहले मिनरल न्यूट्रिशन जो प्लांट्स के लिए है उसको समराइज करना चाह रहे हैं। एग्जैक्टली मैंने इतनी सारी बातें करी कि प्लांट्स जो हैं वो ऑर्गेनिक मैटर को सिंथेसाइज करते हैं, फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी से ऑर्गेनिक मैटर ये बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी या फोटोन एनर्जी को रिसीव करके सबसे पहले तो ये केमिकल एनर्जी में इसको कन्वर्ट करेगा, और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के बाद ऑर्गेनिक बनाने के लिए उस केमिकल एनर्जी को यूज कर लेगा।
तो प्लांट्स जो हैं वो अपने न्यूट्रिशन के लिए इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज को यूज करते हैं। क्लियर? आप समझिए, प्लांट्स रिक्वायर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज फॉर देयर न्यूट्रिशन। स्टेटमेंट में लिख सकता हूं, प्लांट्स रिक्वायर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज या इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स। ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज मिनरल न्यूट्रिशन में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ही हैं। प्लांट्स रिक्वायर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज फॉर न्यूट्रिशन, फॉर देयर न्यूट्रिशन। और जो प्लांट्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज न्यूट्रिशन के बिहाफ पर या न्यूट्रिशन के लिए रिक्वायर करता है, दिस obtained from soil reservoir। इसलिए ये सब्सटेंसेज जो सॉइल रिजर्वायर से ऑब्टेन किए जाते हैं, ये न्यूट्रिशनल सब्सटेंसेज जो सॉइल रिजर्वायर से ऑब्टेन किए जाते हैं, इनको इसीलिए आप ये कह सकते हैं या इस प्रोसेस को इसीलिए मिनरल्स न्यूट्रिशन कहा जाता है। इसीलिए स्टूडेंट्स क्या कहा जाएगा इसको? मिनरल्स न्यूट्रिशन। क्लियर हुआ? तो देखिए हम ये कह रहे हैं प्लांट्स रिक्वायर द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज फॉर न्यूट्रिशन। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज रिक्वायर करता है प्लांट, और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज से आप ये कह सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज करता है। कुछ मैंने लिखी हैं और एक हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस प्लांट ने परफॉर्म किया। अब ये फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए प्लांट को डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट भी थी। प्लांट को अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मेंटेन करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट थी। प्लांट को अपना मेटाबॉलिज्म मेंटेन करने के लिए डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट थी। ऑल न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम, मेनली बेसिकली आप कह सकते हैं न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सॉइल रिजर्वायर, सो दैट न्यूट्रिशन इज कॉल्ड एज द मिनरल न्यूट्रिशन। क्लियर? तो ये देखो बेसिक इंट्रोडक्शन है। अब इसके ठीक बाद जो मिनरल न्यूट्रिशन है उसमें देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले प्लांट्स के लिए मिनरल न्यूट्रिएंट्स कितने इंपॉर्टेंट हैं, एसेंशियल कैसे हैं, नॉन एसेंशियल कैसे हैं, एसेंशियलिटी नॉन एसेंशियलिटी की भी हम बात करेंगे। उससे पहले एक मेथड आपको दे रखा है एनसीईआरटी में, जिसको हाइड्रोपोनिक्स आप कहते हैं, हाइड्रोपोनिक्स मेथड कहते हैं। तो हाइड्रोपोनिक्स मेथड के थ्रू पहले तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि प्लांट्स में न्यूट्रिएंट्स जो है, न्यूट्रिएंट्स का क्या रोल है और कैसे जो है इस मेथड के थ्रू न्यूट्रिएंट्स को डिटेक्ट किया जाता है। क्लियर? तो आप नोट कर लें ये। देखिए हाइड्रोपोनिक्स मेथड हमें एनसीईआरटी ने दिया है। इस पे आने से मिनरल न्यूट्रिएंट्स से रिलेटेड कुछ और जो फैक्ट्स हैं उनको आपसे डिस्कस कर रहा हूं। जैसे आपने अब तक एक बात ये क्लियर कर ली कि जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं इसके अलावा नॉन मिनरल एलिमेंट्स भी हैं जो प्लांट्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म की मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने में या उनकी लिविंग एग्जिस्टेंस को मेंटेन करने में रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ये आपने अब तक डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ से कुछ और फैक्ट्स और बातें आपको पता होनी चाहिए। जैसे देखिए आप कह सकते हैं आफ्टर CH&O, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इसके बाद या इन तीनों के बाद N2 या नाइट्रोजन स्टूडेंट्स मोस्ट प्रेवलेंट एलिमेंट है, मोस्ट प्रेवलेंट एलिमेंट। आफ्टर CH&O, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बाद जो नाइट्रोजन है दैट इज द मोस्ट प्रेवलेंट एलिमेंट। इसका मतलब बहुत ज्यादा जरूरत इसकी बॉडी में है। अब मोस्ट प्रेवलेंट क्यों है? तो आप ये कह सकते हैं इट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, इसके अलावा आप कह सकते हैं एंजाइम्स, हॉर्मोन्स, इन सब का स्टूडेंट्स ये कॉन्स्टिट्यूएंट है
इन सबको बनाने में ये डायरेक्टली यूज होता है। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं इनमें से नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बाद मोस्ट प्रिवेलेंट है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लिए आप इससे भी पहले प्रेफरेंस मेंटेन कर रहे हैं। इसका रीजन क्या है? आप ये कहेंगे हाफ ऑफ अमाउंट या फिर आप कह सकते हैं आपका जो बायोमास है और बॉडी वेट है इसमें कार्बन मेन एलिमेंट होता है अबाउट 49% ऑफ टोटल, ठीक है, आधा अकेला ही है। उसके बाद देखिए वाटर की एसेंशियलिटी आप यहां लिख सकते हैं H2O, मेन प्रोटोप्लाज्मिक कंपोनेंट। H2O इज द मेन प्रोटोप्लाज्मिक कंपोनेंट। और देखिए स्टूडेंट्स, ये 70 से 80% बनाता है, 70 to 80% ऑफ साइटोप्लाज्म। जो सेलुलर साइटोप्लाज्म है उस सेलुलर साइटोप्लाज्म का 70 से 80% पार्ट आप कहेंगे H2O बनाता है, तो ऑब्वियस है ये मेन प्रोटोप्लाज्मिक कंपोनेंट है। इसके बाद अगला देखिए, आपने नाइट्रोजन कहा जो आप कह रहे हैं मोस्ट प्रिवेलेंट है, और इसलिए है क्योंकि इन सबका ये कॉन्स्टिट्यूएंट है। अब इनको तो आपने नॉन मिनरल्स कह दिया था, ये जो हैं इनको आपने पहले से ही डिस्कस कर लिया। ये सब क्या है? नॉन मिनरल्स। नाइट्रोजन के केस में आप देखिए N ट्रिपल बॉन्ड N, पूरा साइकिल इसके लिए हम पढ़ेंगे आगे। ये मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन है, मेरे साथ साथ आप नोट करते जाएं। मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन स्टूडेंट्स ये है, ये जो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन है इसको एग्जैक्टली मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को आप ये कहेंगे प्लांट्स डायरेक्टली यूज नहीं कर पाते। प्लांट्स नॉट यूज डायरेक्टली। अब जब डायरेक्टली इसको यूज नहीं किया जा सकता, सो यहां क्या होगा? द मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का ऑलमोस्ट 78% गैसियस कॉम्पोजिशन है। ये 78% गैसियस फॉर्म प्रेजेंट है ये, लेकिन डायरेक्टली प्लांट्स इसको यूज नहीं कर सकते। प्लांट्स कैन नॉट यूज डायरेक्टली, इसलिए आप ये क्या कहेंगे? प्लांट्स यूज नाइट्रोजिनस सॉल्ट्स, नाइट्राइट, नाइट्रेट, और इसमें से मोस्टली जो ऑब्टेन किया जाता है, मोस्टली नाइट्रेट ये ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम सॉइल। तो एक तरीके से जो रिजर्वायर हुआ वो क्या हुआ? सॉइल। सॉइल से नाइट्रेट के फॉर्म में प्लांट्स नाइट्रोजन को यूज करते हैं, मोस्टली नाइट्रोजन, मोस्टली नाइट्रेट। बाकी तो आप ये कह सकते हैं डिफरेंट फॉर्म्स भी हैं। प्लांट्स में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं उनके साथ भी नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजनस कंपाउंड्स के फॉर्म में प्लांट्स को मिलती है, बट मोस्टली नाइट्रेट के फॉर्म में सॉइल से प्लांट्स नाइट्रोजन को ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्टेन करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। इसलिए स्टूडेंट्स इसको नॉन मिनरल की कैटेगरी में नहीं रखते हैं, इसको मिनरल की कैटेगरी में ही रखते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो कुछ और एलिमेंट्स हैं, जैसे क्रिटिकल एलिमेंट्स आप कहते हैं। एक टर्म लिख रहा हूं, क्रिटिकल एलिमेंट्स। एग्रीकल्चर में जितने फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं उन फर्टिलाइजर्स में उन एलिमेंट्स की प्रेजेंस होगी, और वो जो एलिमेंट्स हैं उन फर्टिलाइजर्स में एक्सटेंसिवली इसलिए यूज किए जाते हैं क्योंकि जनरली सॉइल में उनकी डेफिशिएंसी होती है, ठीक है, सॉइल में उनकी डेफिशिएंसी होती है। तो अगला मैं लिख रहा हूं स्टूडेंट्स क्रिटिकल एलिमेंट्स। क्रिटिकल और क्रिटिकल एलिमेंट्स में आप कह सकते हैं N, P, नाइट्रोजन, पोटेशियम,
फॉस्फोरस, ठीक है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये NPK क्रिटिकल एलिमेंट्स हैं। क्रिटिकल एलिमेंट्स क्यों कहा? यूजुअली डेफिसिट इन सॉइल रिजर्वायर, ठीक है, सॉइल रिजर्वायर में जनरली इनकी डेफिशिएंसी होती है। तो यहां से देखो एक स्पेसिफिक पॉइंट ये है कि जो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम है, इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम को एग्रीकल्चरल लैंड में वहां एक प्रॉपर क्वांटिटी में या कंसंट्रेशन में मेंटेन रखने के लिए जो फर्टिलाइजर्स दिए जाते हैं, उन फर्टिलाइजर्स सबको रखा जाता है। तो आप ये कह सकते हैं मोस्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स और गुड फर्टिलाइजर्स contain NPK, क्रिटिकल एलिमेंट है। गुड फर्टिलाइजर्स कंटेन NPK, तो क्रिटिकल एलिमेंट्स हैं जिनको मोस्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स जो हैं वो क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसके अलावा एलिमेंट्स जो हैं, देखिए आपने पहले ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के चैप्टर में भी डिस्कस किया है, मूवेबल नहीं होते, रीमोबिलाइज नहीं होते। जैसे सल्फर और कैल्शियम हम कह सकते हैं। अब देखो स्टूडेंट, सल्फर और कैल्शियम के केस में कैल्शियम तो बिल्कुल क्लियर है क्योंकि कैल्शियम स्ट्रक्चरल एलिमेंट ही होता है और वो जिन प्लांट पार्ट्स में या ऑर्गन्स में प्रेजेंट होता है वहाँ स्ट्रक्चरल एलिमेंट के फॉर्म में प्रेजेंट है। हालांकि डिटेल में हम सब पढ़ेंगे ये, तो वहां से वो वापस से मोबिलाइज नहीं होता। तो देखो इस स्ट्रक्चरल एलिमेंट में आप इन्वॉल्व करते हैं कैल्शियम। कैल्शियम के अलावा स्टूडेंट जो सल्फर है इसको भी आप मेंशन कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चरल एलिमेंट है इन केस ऑफ सम एमिनो एसिड्स, इन केस ऑफ सम अमाइनो एसिड्स। कुछ एमिनो एसिड्स जो हैं उनके रेफरेंस में जो सल्फर है वो स्ट्रक्चरल एलिमेंट की तरह प्रेजेंट होता है और कैल्शियम ऑलवेज आप कहेंगे स्ट्रक्चरल एलिमेंट के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स और यहाँ जो चैप्टर मिनरल न्यूट्रिशन है, इन दोनों में सल्फर को लेकर एक वेरिएशन है, तो आप कंफ्यूजन नहीं रखें कभी भी। आपसे पूछा जाए नॉन मोबाइल एलिमेंट, कैल्शियम और सल्फर अलग अलग ऑप्शन में लिख के दिए गए हो तो डेफिनेटली आपका आंसर कैल्शियम ही होना चाहिए, सल्फर आपका आंसर नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर दोनों पेयर में लिख के दिए हैं और बाकी के 3 पेयर जो है वो इररेलेवेंट है, तो ऑब्वियसली एक पेयर आपका आंसर हो सकता है। इन केस ऑफ सम अमाइनो एसिड्स सल्फर जो है वो क्या होगा, स्ट्रक्चरल एलिमेंट। ये कैल्शियम ऑलवेज स्ट्रक्चरल एलिमेंट में काउंट किया जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट है ये आपकी कह सकते हैं नॉट रीमोबिलाइज्ड, नॉट रीमोबिलाइज्ड। किसी भी तरीके का रीमोबिलाइजेशन स्टूडेंट्स आप कहेंगे जो कैल्शियम है उसको लेकर पॉसिबल नहीं है। रीमोबिलाइजेशन की प्रोसेस कैल्शियम से नहीं होती, कैल्शियम की नहीं होती है। जैसे मान लीजिए ये लीफ है, आपने इससे पहले पढ़ा है कि जो ओल्डर सेनेसेंट पार्ट है, लीफ ओल्डर सेनेसेंट पार्ट अगर हो गई है तो आप जानते हैं ये डिटैच होगी। ओल्डर सेनेसेंट पार्ट जो है वो प्लांट की मेन एक्सिस से डिटैचमेंट में जाते हैं, ठीक है। फिजियोलॉजिकली इसी डिटैचमेंट को आप एब्सिशन बोलते हैं। तो इस लीफ का यहां से क्या होना है फाइनली स्टूडेंट्स, एब्सिशन। अब देखिए एब्सिशन की एक्टिविटी यहां से होनी है, मतलब ये लीफ यहां से डिटैच होनी है, अलग होनी है। उससे पहले यहां मिनरल न्यूट्रिएंट्स को विड्रॉ कर लिया जाता है। ये ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के चैप्टर में आपने पढ़ भी रखा है, विड्रॉल ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब यहां से जो न्यूट्रिएंट्स स्टूडेंट्स विड्रॉल किए जाएंगे, ये जो न्यूट्रिएंट्स होंगे, इन न्यूट्रिएंट्स में स्ट्रक्चरल एलिमेंट न्यूट्रिएंट्स को विड्रॉ करवा लिया जाएगा और ये जो न्यूट्रिएंट्स विड्रॉ करवाए जाते हैं दे ट्रांसफर्ड टू ग्रोइंग पार्ट्स। ग्रोइंग पार्ट्स को ये ट्रांसफर कर दिए जाएंगे
तो यहाँ एक बात सबसे पहले आप ध्यान रखें, क्लियरली आपको पता होना चाहिए कि जो कैल्शियम है वो इस केस में रीमोबिलाइज नहीं होगा, बाकी एलिमेंट्स जो है वो मोबिलिटी शो करते हैं। सल्फर के केस में आपको जो है वो स्पेसिफिक एमिनो एसिड्स दिए जाएं, जैसे सिस्टीन और मिथ्योनिन आपके सिलेबस में दे रखे हैं, उनके केस में ये भी क्या स्ट्रक्चरल एलिमेंट है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स इस तरीके से आप इसके बारे में क्लियर कर सकते हैं कि जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट होंगे वो रीमोबिलाइज होंगे, रीमोबिलाइज नहीं होंगे, सॉरी, नॉट रीमोबिलाइज, और जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट के अलावा नॉन स्ट्रक्चरल फॉर्म होंगे वो डेफिनेटली मोबिलिटी में रहेंगे। जैसे यहां मैंने जो लिखा, ये पोटेशियम जो होता है स्टूडेंट्स, ये K+ आयंस के फॉर्म में मोस्ट मूवेबल कंडीशन में होता है, मोस्ट मूवेबल, मोस्ट मूवेबल फॉर्म, ये जो है वो मूवमेंट शो करता है या मूवेबल होता है। ठीक है, तो ये रेफरेंसेस नोट करें आप। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अब देखिए हम डिस्कस कर रहे हैं मेथड टू स्टडी, मेथड टू स्टडी द रिक्वायरमेंट ऑफ mineral nutrients, mineral nutrients, मिनरल न्यूट्रिएंट्स और मिनरल न्यूट्रिएंट्स को स्टडी करने के लिए मेथड टू स्टडी द रिक्वायरमेंट ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स, के प्लांट्स के लिए मिनरल न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट क्या है, वो क्यों एसेंशियल हैं, इस एसेंशियलिटी को जो है वो हम चेक करने जा रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, मेथड दे रखा है हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? हाइड्रोपोनिक्स स्टूडेंट सॉइल लेस कल्चर है, इस एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, सॉइल लेस कल्चर। ठीक है, जो हाइड्रोपोनिक्स है दैट इज सॉइल लेस कल्चर, इसका मतलब बिना सॉइल के प्लांट्स ग्रो करवाए जा सकते हैं। अब ये अपने आप में वंडरिंग और सरप्राइजिंग नहीं होना चाहिए, और क्यों नहीं होना चाहिए कि देखिए हाइड्रोपोनिक्स में हम क्या करते हैं, वी यूज सॉल्यूशन, यूज ए सॉल्यूशन ऑफ, जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका एक सॉल्यूशन हम यूज करते हैं और उसमें प्लांट्स को हम डिप करते हैं। एग्जैक्टली वहां से हम ये देखते हैं कि प्लांट्स जो हैं उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंटिन्यू है, मेंटेन्ड है। ठीक है, आजकल टेरेस गार्डन वगैरह डेवलप किए जाते हैं। इसके अलावा आप कहेंगे जो मॉडर्नाइजेशन जितना हुआ है उसके अकॉर्डिंग इन सब टेक्निक्स का यूज किया जाता है। तो हाइड्रोपोनिक्स सॉइल लेस कल्चर है। इस सॉइल लेस कल्चर में क्या किया गया, प्लांट को मिनरल न्यूट्रिएंट्स के सॉल्यूशन में डिप करके रखा गया और वहां से अपना वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंटिन्यू करता है। तो हम ये क्लियर कर सकते हैं, देखिए प्लांट को तो वैसे भी सॉइल की जरूरत तो थी नहीं, सॉइल में प्लांट ग्रो करता है, क्यों करता है? क्योंकि सॉइल आपने पढ़ रखा था पहले ही, प्लांट्स के लिए रिजर्वायर होता है, मैंने उधर लिखा था, सॉइल में प्लांट इसलिए ग्रो करता है द सॉइल इज रिजर्वायर है प्लांट्स के लिए, रिजर्वायर फॉर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उन न्यूट्रिएंट्स के लिए सॉइल रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट्स, रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये स्टूडेंट्स रिजर्वायर है, इसलिए प्लांट सॉइल में ग्रो कर जाते हैं। अब यहां क्या किया, सॉइल लेस कल्चर करवा लिया। तो देखिए एक जूलियन वॉन सेक्स थे, जूलियन वॉन सेक्स, ये स्टूडेंट्स एक जर्मन बॉटनिस्ट हैं। इन्होंने 1860 में हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक प्रपोज की, प्रपोज्ड हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, तो जो जर्मन, इन्होंने हाइड्रोपोनिक्स जो टेक्निक प्रपोज की, इसके अकॉर्डिंग क्या किया गया, ही डेमोन्स्ट्रेट दैट प्लांट्स ग्रो विदाउट सॉइल, they grow in the nutrient solution. This technique demonstrate
से ग्रो कर रहे हैं, तो आप ये कहेंगे ये जो है he used nutrient solution he used the nutrients कल्चर। तो देखो इस मेथोडोलॉजी पे हम आते हैं, कैसे परफॉर्म करवाया गया। स्टूडेंट्स, हाइड्रोपोनिक्स डायग्राम एक एनसीईआरटी ने आपको दिया है, उसी हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक और हाइड्रोपोनिक्स मेथड को मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, जो जूलियन वॉन-सेक्स ने प्रपोज किया। और यहाँ सॉइल लेस कल्चर करवाया जा रहा है, इसका मतलब प्लांट को बिना सॉइल के ग्रो करवाया जा रहा है। ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है, उन न्यूट्रिएंट्स को एक सॉल्यूशन में प्लांट को प्रोवाइड करवा दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए हाइड्रोपोनिक्स मेथड के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं। एक प्लांट पॉट आपने लिया और यहां जो प्लांट पॉट लिया गया है इसमें प्लांट यहां ग्रो करवा लिया गया। ये प्लांट यहां ग्रो करवाया जा रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब यहां जो प्लांट ग्रो करवाया जा रहा है, यहां देखिए ये है न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन, और न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन की सप्लाई मेंटेन रखने के लिए जो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स, इस न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन की सप्लाई मेंटेन रखने के लिए एक कीप इसमें डिप करके रखा जाता है। न्यूट्रिएंट्स यहाँ जा सकते हैं। इसके अलावा इसमें स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली एक एरेशन ट्यूब रखी गई, और जो एरेशन ट्यूब है वो आप जानते हैं एयर सप्लाई, एरेशन ट्यूब एयर सप्लाई के लिए स्टूडेंट्स यहां इसमें की। तो देखिए यहां इस मेथड में सॉइल लेस कल्चर जो करवाया जा रहा है, जिसमें न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन की बात आप कर रहे हैं, इसमें कैसे ये इसकी पैकिंग कर दी जाती है। ये कॉटन प्लग लगा दिया गया, ये भी स्टूडेंट्स कॉटन प्लग के थ्रू पैक्ड है। ये यहाँ से न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो ये आप कह सकते हैं दिस इज द फनल फॉर वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। वाटर और न्यूट्रिएंट्स यहाँ से ऐड किए जा सकते हैं। दिस इज द एरेशन ट्यूब फॉर एयर सप्लाई। अब यहाँ एयर सप्लाई क्यों जरूरी है? देखिए एयर का फ्लो अगर यहाँ होता रहेगा तो एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी ने मेंशन किया है और ये बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है, तो आप ये क्लियर करें। एयर की सप्लाई, एयर सप्लाई एग्जैक्टली अगर इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में की जाएगी जो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है, तो यहाँ ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी रहेगी, और एयर सप्लाई जो है वो कंफर्म करती है रेस्पिरेशन ऑफ रूट्स। एयर सप्लाई मैं लिख देता हूं रीजन इसका, एयर सप्लाई
maintain the aerobic conditions, maintain the aerobic conditions for aerobic respiration of roots, for aerobic respiration of roots। तो देखो ये स्टूडेंट्स हाइड्रोपोनिक्स है जिसमें आप सॉइल लेस कल्चर करवा रहे हैं, हाइड्रोपोनिक्स मेथड है एंड दिस इज द सॉइल लेस कल्चर। डायग्राम सॉइल लेस कल्चर, क्लियर, हाइड्रोपोनिक्स। अब इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप से हमें कुछ बेनिफिट्स हैं। देखिए आपने जो सॉल्यूशन लिया उस सॉल्यूशन में कौन सा न्यूट्रिएंट कितनी क्वांटिटी में रखा गया है ये पता है, तो इसका मतलब प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हम यूज कर रहे हैं उनकी क्वांटिटी और उनकी एसेंशियलिटी यहाँ से लगती है। जैसे मान लीजिए किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की यहाँ डेफिशिएंसी हो गई तो ऑब्वियस है उसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स यहाँ इन प्लांट्स के एरियल पार्ट्स में बेसिकली आपको देखने को मिलेंगे, और उन सिम्टम्स के बिहाफ पर वो पर्टिकुलर एलिमेंट जैसे ही आप ऐड करेंगे और सिम्टम्स अगर क्योर हो जाते हैं तो ऑब्वियस है आपको कंफर्मेशन भी मिल जाती है। तो इस हाइड्रोपोनिक्स मेथड के कुछ आप कहेंगे मेरिट्स हैं, इसके कुछ बेसिक हैं, वो क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये कहेंगे जो न्यूट्रिएंट्स हैं इन न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी और कंसंट्रेशन आप डिटेक्ट कर सकते हैं। वी कैन डिटेक्ट द क्वांटिटी और कंसंट्रेशन। स्मॉल कंसंट्रेशन में दिए जाने चाहिए या कंसंट्रेशन और क्वांटिटी जो है वो ज्यादा होनी चाहिए, ये आप यहां से पता कर सकते हैं। मैं लिख रहा हूं बेनिफिट्स बाय दिस एक्सपेरिमेंटल सेटअप। उसके बाद सेकंड, आप पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की एसेंशियलिटी एंड नॉन एसेंशियलिटी आप स्टूडेंट्स यहां से चेक कर सकते हैं। एसेंशियलिटी एंड नॉन एसेंशियलिटी वी कैन चेक। सेकंड यहां लिख रहा हूं न्यूट्रिएंट्स essentiality and non essentiality, essentiality and non essentiality जो है वो न्यूट्रिएंट्स सकती है। हम लिख सकते हैं सन ऑफ न्यूट्रिएंट्स essentiality एंड नॉन essentiality। फिर स्टूडेंट्स थर्ड, को भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, डेफिसिट एंड ऑल्सो कैन क्योर by adding the definite quantity of required nutrient, जो न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड है हमें स्टूडेंट्स, उस रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट की कितनी क्वांटिटी आप इसमें ऐड करेंगे, ये डेफिशिएंसी सिम्टम्स के बिहाफ पे आप देख सकते हैं कि डेफिशिएंसी सिम्टम्स से हमें ये पता लग जाता है कि इतनी क्वांटिटी जो है वो इसमें क्या किया जाएगा, ऐड की जानी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा यहां से देखिए एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जो न्यूट्रिएंट्स इसमें रखे गए, इस सॉल्यूशन में रखे गए,
उन सब न्यूट्रिएंट्स का अपना स्टूडेंट्स एक स्पेसिफिक रोल है, ठीक है, उनका अपना एक स्पेसिफिक रोल है। तो आपने न्यूट्रिएंट्स की एसेंशियलिटी और नॉन एसेंशियलिटी तो यहां से डिटेक्ट कर ली, आप कितनी क्वांटिटी और कितनी कंसंट्रेशन में उसको रख रहे हैं और कितनी क्वांटिटी और कंसंट्रेशन उसके लिए एडिक्वेट है, नॉन एडिक्वेट है, ये भी आप पता कर सकते हैं। तो एक और बेसिक रेफरेंस है कि या न्यूट्रिएंट्स टॉक्सिसिटी, स्टूडेंट्स बेसिकली क्वांटिटी से है, क्वांटिटी एडिक्वेट और इनएडिक्वेट, ये एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया है। क्वांटिटी ये एडिक्वेट है और इनएडिक्वेट है, एडिक्वेट एंड इनएडिक्वेट, क्वांटिटी एडिक्वेट और इनएडिक्वेट, ये स्टूडेंट्स आप कहेंगे पता लगाया जा सकता है इस पर्टिकुलर मेथड के थ्रू। यहां एनसीईआरटी जो क्वेश्चंस आपके लिए फ्रेम किए उनमें लिखा है व्हाट वुड हैपन इफ सॉल्यूशन वर पुअरली एरेटेड इन हाइड्रोपोनिक्स, इफ दिस सॉल्यूशन इज पुअरली एरेटेड। तो एयर सप्लाई यहां क्या करती है, मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दिया था, एरोबिक कंडीशन यहां मेंटेन करती है। उन एरोबिक कंडीशंस के होने के कारण ये प्लांट का जो रूट्स हैं या जो प्लांट के रूट्स हैं वो एरोबिक रेस्पिरेशन अपना परफॉर्म कर सकते हैं। इसका मतलब सर्वाइवल वो जो है वो मेंटेन कर सकती हैं, और उनका वो जो सर्वाइवल मेंटेन हो पा रहा है, ये सर्वाइवल अपने आप में प्लांट के मेटाबॉलिक एग्जिस्टेंस का कारण है, ठीक है। फिर देखिए हम ये कह रहे हैं कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं, इन न्यूट्रिएंट्स को इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में पुट किया गया, तो उन न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी कितनी है, स्पेसिफिकली जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कम क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं, अगर उनकी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है तो वहां स्पेसिफिकली न्यूट्रिएंट टॉक्सिसिटी स्टूडेंट्स आती है। और जी स्टूडेंट्स, तो जो हाइड्रोपोनिक्स मेथड है उसको आपने डिस्कस कर लिया है। अब इस हाइड्रोपोनिक्स के थ्रू जो प्लांट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, प्लांट्स प्रोड्यूस जो किए जा रहे हैं, उनमें आप ये कहेंगे वेजिटेबल्स जैसे टोमेटो, लेट्यूस और सीडलेस कुकुम्बर, इन पे आप ये कह सकते हैं हाइड्रोपोनिक्स मेथड जो है दैट इज सक्सेसफुली एम्प्लॉयड। क्लियर। यहां एक और आपको डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के साथ एक बात दी गई है, देखिए एक बॉक्स तरीके से हाइड्रोपोनिक्स प्लांट प्रोडक्शन में आपसे डिस्कस कर रहा हूं। हाइड्रोपोनिक प्लांट प्रोडक्शन, हाइड्रोपोनिक्स प्लांट प्रोडक्शन। तो कैसे हाइड्रोपोनिक्स प्लांट प्रोडक्शन स्टूडेंट्स किया जा सकता है, इसको थोड़ा सा देखिए। एक चैम्बर है, इस चैम्बर में आप ये कह सकते हैं न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन भरा रहता है, और यहां एक पंप शिफ्ट कर दिया जाता है। एग्जैक्टली इस पूरे इसमें इसके थ्रू की सप्लाई है, यहां सप्लाई है, और फाइनली आप ये कहिए यहां प्लांट्स जो हैं करवा दिए जाते हैं। तो यहाँ न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई इसको दी जाती है पंप के थ्रू। न्यूट्रिएंट सप्लाई जो अमाउंट और क्वांटिटी न्यूट्रिएंट्स की है वो इन प्लांट्स को मिल जाती है, और यहाँ से ये प्लांट्स जो हैं वो सॉइल लेस कल्चर में आप कहेंगे हाइड्रोपोनिक मेथड्स के थ्रू ग्रो करवा लिए जाते हैं, ठीक है। हाइड्रोपोनिक्स प्लांट प्रोडक्शन इस तरीके से करवा लिया जाता है। इसमें आप कहेंगे ये जो है वो स्टूडेंट्स इनको दिया जा रहा है न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। क्लियर।
और किसी पर्टिकुलर प्लांट को आप देख सकते हैं, एनसीईआरटी के डायग्राम में एक पर्टिकुलर प्लांट को यहाँ दिखाया गया है। इस तरीके से जो बॉक्स बना रखा है उसमें ये प्लांट को न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की जब अवेलेबिलिटी करवाई जाती है तो वो ग्रो करता है। हाइड्रोपोनिक्स, जैसा कि आप जानते हैं, सॉइल लेस कल्चर। तो देखिए यहाँ से आपको एक बात क्लियर हुई, जो मेथड हमने डिस्कस किया था अभी, उसके थ्रू आपको एक बात क्लियर हो गई है कि न्यूट्रिएंट्स का रोल एग्जैक्टली कितना है। जो सॉइल है उस सॉइल के बजाय यहाँ रिक्वायरमेंट जो प्लांट की है वो स्टूडेंट्स न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स एग्जैक्टली प्लांट्स की रिक्वायरमेंट। तो ये देखिए, ये हुआ हाइड्रोपोनिक्स। एक एरोपोनिक्स कई बार ऑप्शन में आपको लिख के दे दिया जाता है, क्या है ये? इसमें आप ये कह सकते हैं जो हैंगिंग प्लांट्स हैं, हैंगिंग प्लांट्स जो स्टूडेंट्स हैं, अब हैंगिंग प्लांट्स स्पेसिफिकली कौन से हैं? तो आप इनके लिए कह सकते हैं जिन प्लांट्स की हाइड्रोस्कोपिक नेचर होती है, बेसिकली हाइग्रोस्कोपिक नेचर। और स्टूडेंट्स हाइग्रोस्कोपिक नेचर के ये जो प्लांट्स हैं, इन प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स स्प्रे किया जाता है, ठीक है। आप कह सकते हैं सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय न्यूट्रिएंट स्प्रे, सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय न्यूट्रिएंट स्प्रे। तो ये जो मेथड है इसके थ्रू भी प्लांट्स ग्रो करवाए जा सकते हैं। लेकिन देखिए बहुत, आप ये कह सकते हैं वाइल्ड या लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन नहीं करवाया जा सकता। कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स बेसिकली यूज किया जाता है, यूज फॉर ऑर्नामेंटल प्लांट्स, यूज फॉर द ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स के लिए स्टूडेंट्स यूज किया जाता है। और यहाँ अगर आप देखेंगे हाइड्रोपोनिक्स जो है, तो आप ये कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स प्लांट प्रोडक्शन जो है कमर्शियल प्रोडक्टिविटी यहाँ से ली जाती है, कमर्शियल प्रोडक्शन यहाँ से स्टूडेंट्स ले लिया जाता है, कमर्शियल प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये हुआ हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स। अब देखिए जो न्यूट्रिएंट्स की एसेंशियलिटी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। न्यूट्रिएंट्स जो है वो क्यों एसेंशियल है, ठीक है। तो एसेंशियलिटी के कुछ क्राइटेरिया एनसीईआरटी ने स्टूडेंट्स मेंशन किए हैं, तो आपने ये नोट कर लिया होगा। अगला टाइटल मैं मेंशन कर रहा हूँ, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और एसेंशियलिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट इसी में टॉपिक हमारा है स्टूडेंट्स, एसेंशियलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को या न्यूट्रिएंट को कब आप एसेंशियल कहेंगे, कब आप ये कहेंगे कि उसकी रिक्वायरमेंट प्लांट को है और उसके बिना मतलब प्लांट का ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो इनहिबिट हो जाता है, उसको आप रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। तो हम बात कर रहे हैं एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड द क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी। क्लियर? मैं लिख रहा हूं एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स क्या है? देखो सबसे पहली बात तो आप ये कह सकते हैं मिनरल एलिमेंट्स, mineral elements required to maintain the metabolism, required to maintain the metabolism, required to maintain the metabolism और
growth and development of the plants, growth and development of plants। तो स्टूडेंट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और मेटाबॉलिज्म जो है इसको मेंटेन करने के लिए जो रिक्वायर्ड है एलिमेंट्स उनको आप एसेंशियल एलिमेंट्स की कैटेगरी में रखेंगे, लेकिन यहाँ एसेंशियलिटी के कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरियाज हमें दे रखे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी एसेंशियलिटी के क्राइटेरिया आपको लिख के देती है क्यों कोई एलिमेंट प्लांट के लिए एसेंशियल होगा। ठीक है, तो हम अगला यहां से डिस्कस कर सकते हैं क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी। क्राइटेरिया ऑफ द एसेंशियलिटी। स्टूडेंट्स, एसेंशियलिटी के क्या क्राइटेरियाज हैं ये आपको यहां से पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहली बात, एलिमेंट्स must involve in metabolism of plants, in metabolism plants directly। स्टूडेंट्स, ये कहा गया कि जो एलिमेंट्स हैं दे मस्ट इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट्स डायरेक्टली। प्लांट्स की मेटाबॉलिज्म में पर्टिकुलर एलिमेंट का डायरेक्ट रोल होना चाहिए, तब उसको आप क्या काउंट करेंगे, एसेंशियल एलिमेंट उसको आप काउंट करेंगे। क्लियर? अगली बात, सेकंड मैं कह रहा हूं, पर्टिकुलर एलिमेंट जो है वो नॉर्मल ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए सपोर्टिंग होना चाहिए। एलिमेंट मस्ट सपोर्टिंग, मैं मस्ट सब में लिख रहा हूं क्योंकि एसेंशियल कंडीशन की बात हम कर रहे हैं। मस्ट सपोर्टिंग नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, या फिर यहां आप रिप्रोडक्शन मेंशन कर सकते हैं, प्रोडक्शन। तो नॉर्मल ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में स्टूडेंट्स जो है इन एलिमेंट्स का स्पेसिफिक रोल होना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद थर्ड क्राइटेरिया मैं लिख रहा हूं, एलिमेंट्स डेफिशिएंसी कैन नॉट रिप्लेसेबल। एलिमेंट की जो डेफिशिएंसी को आप रिप्लेस नहीं कर सकते। जैसे स्टूडेंट्स, अगर फास्फोरस की डेफिशिएंसी है, अगर तो फास्फोरस डेफिसिट कंडीशन को आप क्योर करना चाहते हैं। एग्जांपल, इफ देयर द फास्फोरस डेफिसिट कंडीशन, फास्फोरस डेफिसिट कंडीशन को आप क्योर करना चाहते हैं, नाइट्रोजन आपने दे दिया, नाइट्रोजन सप्लाई आपने दे दी, नाइट्रोजन सप्लाई आपने अगर दे दी तो फास्फोरस की डेफिशिएंसी क्योर नहीं की जा सकती। ठीक है, टू क्योर द फास्फोरस डेफिशिएंसी यू शुड प्रोवाइड, यू मस्ट प्रोवाइड द फास्फोरस टू द पर्टिकुलर प्लांट। तो आप ये कहेंगे रिप्लेसेबल ये नहीं होते हैं। ठीक है, और एक और हम यह मेंशन करते हैं, ये थर्ड रहा, डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, deficiency of nutrients should represent, या आप कह सकते हैं represents deficiency symptoms, deficiency symptoms। मतलब अगर डेफिशिएंसी में है तो कोई ना कोई डेफिशिएंसी सिम्टम या स्पेसिफिकली डेफिशिएंसी आपको देखने को मिलेगी, नहीं तो फिर इसका एसेंशियलिटी हम चेक ही नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लो अगर किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की डेफिशिएंसी होने से किसी तरीके का कोई सिम्टम दिखाई नहीं देता है, तो फिर ये कह सकते हैं कि वो जो है वो एसेंशियलिटी के क्राइटेरिया में ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। तो यहाँ डेफिशिएंसी न्यूट्रिएंट की है वो आप ये कह सकते हैं डेफिशिएंसी सिम्टम बेसिकली क्या करेगी, रिप्रेजेंट करेगी उस डेफिशिएंसी सिम्टम को, या डेफिशिएंसी सिम्टम्स के कारण
जो डिसऑर्डर और डिजीज होंगी, डिसऑर्डर्स और डिजीज, स्टूडेंट्स इन डिसऑर्डर और डिजीजेज को ही एग्जैक्टली आप ये कह सकते हैं जिस पर्टिकुलर एलिमेंट की डेफिशिएंसी है उसी की सप्लाई से आप इसको क्योर कर सकते हैं। तो ये एसेंशियलिटी के क्राइटेरिया में आता है। तो रिप्लेसेबल नहीं होते हैं, ठीक है, रिप्लेसेबल नहीं होंगे। आपने कहा जो नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसमें सपोर्ट नहीं है। इसके अलावा आपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बाद जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है प्लांट की, उस मेटाबॉलिज्म में इसका डायरेक्ट रोल या डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, तब उसको एसेंशियलिटी के क्राइटेरिया में आप स्टूडेंट्स काउंट कर पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा देखो किसी पर्टिकुलर प्लांट में जैसे आप ये कहेंगे डेफिशिएंसी, if deficiency interrupt seed set and production, तो ऑब्वियस है ये रिप्रोडक्शन को इंटरप्ट कर रही है। किसी पर्टिकुलर प्लांट में डेफिशिएंसी जो है वो सीड सेट प्रोडक्शन को इंटरप्ट कर रही है, तो ये भी आप ये कह सकते हैं वो पर्टिकुलर एलिमेंट क्या होगा, एसेंशियल एलिमेंट। तो उसको आप एसेंशियल एलिमेंट की कैटेगरी में स्टूडेंट्स काउंट कर लेंगे इफ डेफिशिएंसी इंटरप्ट द सीड सेट और द प्रोडक्शन। क्लियर। अब देखो एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से अच्छा वाला, आपसे ये पूछ लिया जाए किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का जो एसेंशियलिटी क्राइटेरिया है उसमें एलिमेंट की डेफिशिएंसी जो है वो सिम्टम्स रिप्रेजेंट करती है, तो क्या किसी एक पर्टिकुलर सिम्टम के लिए कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट स्पेसिफिकेशन ही होता है? एलिमेंट स्पेसिफिकेशन ये स्टूडेंट्स नहीं होगा, एक से ज़्यादा एलिमेंट्स आप ये कह सकते हैं किसी एक सिम्टम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। एक से ज़्यादा एलिमेंट्स मिलकर आप कहेंगे एक सिम्टम को या किसी एक पर्टिकुलर डिसऑर्डर और डिजीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक फैक्ट ये है। और इसके अलावा आप ये कह सकते हैं सिंगल एलिमेंट एक से ज़्यादा सिम्टम्स को, सिंगल एलिमेंट एक से ज़्यादा डिजीज और डिसऑर्डर्स को रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। तो देखो ये आपके पास था क्राइटेरिया ऑफ द एसेंशियलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। क्लियर। तो ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे हैं मिनरल न्यूट्रिएंट्स का, और अब इसके बाद में मिनरल न्यूट्रिएंट्स की जो क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पर हम बात करेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की। टोटल 17 एलिमेंट्स आपको दिए गए हैं, और ये जो 17 एलिमेंट्स हैं ये एसेंशियल एलिमेंट्स मैक्रो और माइक्रो की कैटेगरी में रखे गए हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जिनकी क्वांटिटी में ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिनकी लेस रिक्वायरमेंट होती है, लेस क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट होती है, उनको ट्रेस एलिमेंट या माइक्रो एलिमेंट्स भी आप कहते हैं। तो फर्दर हम इसको डिस्कस करेंगे। एंजॉय द फिजियोलॉजी। थैंक यू।